लेक्चर नंबर 7, मूल कॉन्सेप्ट। लास्ट लेक्चर में हमने बेटे पढ़ा था कि हम कैसे एलिमेंट्सों की परसेंटेज कंपोजिशन देखते हैं किसी कंपाउंड में। सपोज हमारे पास C2H6 था। इसमें अगर देखना हो परसेंटेज बाय मास कितना है, कार्बन का होता है। कार्बन का परसेंटेज बाय मास कैसे निकालते थे हम? 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय टोटल मॉलिक्यूलर मास पूरे कंपाउंड का, हो गया 2 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1 इंटू 100, यही हुआ 24/30 इंटू 100, जो हो गया 80%। ऐसे हमने एग्जाम्पल करी थी, है ना। जैसे एक हमने करी थी N2O5 में, हमने देखना था परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है। तो ये निकला था 26% अप्रोक्सीमेटली शायद, और ये निकला था 74%। ये किया था। कैसे किया था इसको परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन? ये हमने किया था 2 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 14 प्लस 5 इंटू 16 इंटू 100, यानी कि एटॉमिक मास नाइट्रोजन का इंटू 2 डिवाइडेड बाई इस पूरे का मोलर मास इंटू 100। उसी से ये निकला था। ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, है ना। फिर मैंने इसके बाद इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बोला था आपको क्या होता है। छठे लेक्चर के लास्ट हाफ में मैंने आपको बोला था कि इंपिरिकल फार्मूला क्या होता है। मैंने बोला था इंपिरिकल फार्मूला होता है सिंपल होल नंबर रेशो फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। जैसे अगर हमारे पास बेंजीन है C6H6, ये इसकी पूरी मॉलिक्यूलर फार्मूला है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला में पूरा हमें पता चल जाता है कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है टोटल। जैसे इसमें कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है। लेकिन इंपिरिकल फार्मूला होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। अगर इसमें होल नंबर रेशो हम निकाल के देखें, वो 6 कॉमन आ जाएगा, तो फिर वो बनता है कि इंपिरिकल फार्मूला CH। फिर मैंने कहा था कि इंपिरिकल फार्मूला को अगर किसी फैक्टर n से मल्टीप्लाई करते हैं वो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है। और ये n निकालने के लिए भी मैंने बताया था कि मोलर मास डिवाइड बाय इंपिरिकल फार्मूला मास, ये सारा बताया था, है ना। आज हमें इंपिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला पे क्वेश्चन करना है, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है बेटे, देखो अब क्वेश्चन कैसे इसमें आता है और किस तरह की बातें। पहले मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन करवाऊंगा आपको इंपिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला पे, फिर बताऊंगा कि किस तरह के सवालों में गड़बड़ हो सकती है आप लोगों से। ठीक है बेटे, सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन सिंपल सा है, अ कंपाउंड कंटेन कार्बन इक्वल टू 80% by and हाइड्रोजन 20% बाय मास। ये नहीं भी बोले होता ही बाय मास है, ठीक। देन empirical formula will be, and if molar mass is 30 gram, molecular formula will be। पहला सिंपल सा क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ठीक है। देखो बेटे, पहले सवाल समझो, सब लोग इधर देखो, ठीक है। कैसे करना होता है इस तरह का क्वेश्चन? इसमें सिंपली मोल रेशो निकालना होता है। पहले जितने भी एलिमेंट्सों की परसेंटेज में मास दिया हो, उन सारे का, या परसेंटेज जो भी दिया है परसेंटेज, उन सब का मोल रेशो निकालना है, ठीक। मोल रेशो निकालने के बाद, उन सारे का मोल रेशो निकालने के बाद ये देखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा आया। जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट होगा उससे सबको डिवाइड करना होता है। उससे सबको डिवाइड करने के बाद अगर ये एक प्रॉपर नंबर आया तो वो होगा इसका इंपिरिकल फार्मूला। अगर प्रॉपर नहीं आया तो राउंड ऑफ कर सकते हैं कभी कभी, और कभी कभी राउंड ऑफ नहीं भी कर सकते हैं। वहीं पर गच्चा खा जाता है बच्चा की, गड़बड़ हो जाती है, कब राउंड ऑफ करना कब नहीं वही सीखना है। पहले ये सिंपल है, इसमें तो सिंपल ही निकल जाएगा। देखो क्या करना है, क्या कहा मैंने, मोल रेशो निकालना है। खैर आप ऐसे लिख सकते हैं, एलिमेंट आपने लिखा, एलिमेंट क्या क्या है आपके पास, कार्बन और हाइड्रोजन। इनकी परसेंटेज कितनी है,
एक की 80 है, एक की 20 है। अच्छा, इसके बाद एटॉमिक मास क्या होता है इनका? एटॉमिक मास कार्बन का कितना है? 12 ग्राम और इसका 1 ग्राम, यही है। फिर हो गया मोल रेशो, फिर हो गया मोल रेशो, हो गया मास बाई मोलर मास या एटॉमिक मास, मास बाय एटॉमिक मास। क्या आया? 20। ये कितना आया? ये देखो जरा कितना आया? 6.6 आया। 6.6 आया ना? 6.6 आया, ठीक है। अब यानी कि हमने कुछ नहीं किया, यहां तक मोल रेशो निकाला। मोल रेशो मतलब मास डिवाइड बाय मोलर मास, मास डिवाइड बाय मोलर मास। अब जो इनमें से छोटा वाला वैल्यू हो उससे दोनों को डिवाइड करना है, यानी कि इससे निकालना है हमें सिंपल रेशियो। वो क्या आएगा? 6.6 डिवाइडेड बाय 6.6, क्योंकि 20 और 6.6 में से 6.6 छोटा है, ये आया 1 और ये आया 20 बाई 6.6, ये कितना आया? ये आया 3, अप्रोक्सीमेटली 3 आया। तो 3 से थोड़ा सा हल्का फुल्का दाएं बाएं है तो 3 हम ले सकते हैं, यानी कि मैंने राउंड ऑफ कर दिया यहां पर, ठीक। तो ये चूंकि ये पूरा ही नंबर आया तो टेंशन की कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि इंपिरिकल फार्मूला जो बनेगी वो बनेगी, कार्बन आया 1 और हाइड्रोजन आए 3, यानी कि CH3 इसकी बन गई इंपिरिकल फार्मूला, ठीक है बेटे। अब हमें मगर इंपिरिकल फार्मूला के अलावा मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालनी है और उसके लिए इसे मोलर मास दिया होता है या वेपर डेंसिटी देगा। तो हमें पता है मोलर मास ऑफ गैस इज 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो उससे भी मोलर मास हम निकाल सकते हैं, वो हमने पढ़ा है, ट्वाइस इंटू वेपर डेंसिटी, ठीक है। जो लेट ज्वाइन किया है उनको पता चल जाएगा, वो मैं रिपीट भी करूंगा कुछ लेक्चर्स हो सबका, आपको मैं ऑनलाइन की वीडियोस भी आपको शेयर कर दूंगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है बेटे। अब देखो ये बन गई इंपिरिकल फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए मैंने सिखाया था, आपको कहा था कि एन फैक्टर निकालना होता है। तो एन फैक्टर निकालने के लिए क्या करना होता है? एन के लिए होता है हमेशा मोलर मास डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फार्मूला मास, यही बोला था मैंने। तो मोलर मास तो क्वेश्चन में 30 दिया है, इंपिरिकल फार्मूला क्या है? CH3। अगर इसका इंपिरिकल फार्मूला मास निकालना हो तो वो किसके बराबर हो गया? कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 प्लस 3 इंटू हाइड्रोजन का 1 है, हो गया 15। यही हुआ इंपिरिकल फार्मूला मास हुआ, इसका एटॉमिक मास प्लस 3 हाइड्रोजन थे, तीनों का एटॉमिक मास, हर हाइड्रोजन का 1 है, 3 का हो गया 3, 12 प्लस 3 हो गया 15। तो इंपिरिकल फार्मूला मास हो गया 15, तो एन फैक्टर आया 2। तो हमें पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला होती है इंपिरिकल फार्मूला को अगर किया जाए इसी एन फैक्टर से मल्टीप्लाई, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गई इसकी? वो हो गई CH3 इंटू 2, हो गया C2H6, ये हो गई इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये तो है सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें कोई गच्चा नहीं, कोई लोचा नहीं है। समझ आई मेरी बात? अब एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं जिसमें थोड़ा गच्चा है, सेकंड पेज पे, इधर देखिए बेटे, सब आपको मिल जाएगा, चिंता ना करें। एग्जाम्पल नंबर 2, कंपाउंड कंटेन नाइट्रोजन 26%, ऑक्सीजन 74% बाय मास। Then compound is N2O3, N2O4, N2O5, N2O। कहता है कंपाउंड में नाइट्रोजन 26% है, ऑक्सीजन 74% है। तो आप बताएं इस कंपाउंड में क्या फार्मूला होगी? इधर देखो जरा ध्यान से, इधर देखो बेटे, वैसे ही हम करेंगे। कैसे? मैंने आपको लिखवाया था एलिमेंट,
एलिमेंट क्या क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। परसेंटेज बाय मास कितनी दी है, वो दी है 26 एंड 74। अच्छा, एटॉमिक मास क्या होता है इनका, वो आपको याद होना चाहिए, वैसे वहां दिया भी होता है 1416 ग्राम, ठीक है। तो मोल रेशो, एन रेशो, मोल रेशो क्या आया, मास बाई मोलर मास, मास बाई मोलर मास। ये कितना आया और ये कितना आया, कैलकुलेटर निकाल के देखें, मोबाइल निकाल के देखें कितना आया। फिर हो गया सिंपल रेशो, इसके बाद हो गया इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू होगी उससे दोनों को डिवाइड करें। ये कितना आया 1.85 और 4.62, यही आया। अब छोटा वैल्यू जो है वो कौन सा है, 1.85, तो सिंपल रेशो हो गया 1.85 डिवाइडेड बाय 1.85, ये तो 1 आया। ये हो गया 4.62 डिवाइडेड बाय 1.85, ये कितना आया 2.5, यही आया। अब देखो यहां पर लोचा क्या हो जाता है, यहां पर ये नंबर डिजिट प्रॉपर नहीं ना आया, तो कई बच्चे क्या करते हैं, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। कुछ लोग इसको 3 मान लेते हैं, कुछ लोग इसको 2 पे ले लेते हैं। तो जिसने 3 माना उसकी फार्मूला बन गई NO3, तो ऑप्शन ही नहीं है। जिसने 2 माना उसको बना NO2, वो ऑप्शन हो भी सकता था ऑप्शन हो। तो ये दोनों बातें गलत हैं, ये दोनों बातें गलत हैं। इनको राउंड ऑफ ना करें, राउंड ऑफ आप कर सकते हैं। 3.01 है तो 3 लिख दिया, 2.98 है तो 3 लिख दिया, इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर आम तौर पे राउंड ऑफ वाले डिजिट्स ना आए, और क्या क्या आता है ध्यान से याद रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पर गड़बड़ हो जाती है, जैसे यहां पर एक एलिमेंट है A, यहां पर N और A है, यहां पर रेशो क्या आया 1:2.5, यही आया। एक 1 आया, एक 2.5 आया, यही आया बेटे, यही आया। कई बार क्या होता है 1:33 आएगा, 1:1.33, कई बार आएगा 1:1.25, तो 1.25 को बंदा 1 ले लेता है, ठीक है। कई बार आता है 1:1.67, कई बार आता है 1:1.75। जब भी डिजिट्स 2.5 आए, 1.33 आए, 1.25 आए, 1.67 आए या 1.75 आए, इसमें कभी भी राउंड ऑफ ना करें, इन डिजिट्सों में कभी भी राउंड ऑफ ना करें। और जब भी अगर नीट में या जेई में क्वेश्चन आएगा इंपेरिकल फार्मूला का, तो 99% यही चांसेस हैं कि आपका एक एलिमेंट 1 निकलेगा, दूसरा 2.5 निकलेगा, दूसरा 1.33 निकलेगा, दूसरा 1.25 निकलेगा, दूसरा 1.67 निकलेगा। तो इस तरह के कंपाउंड्स में मतलब एलिमेंट रेशो आने पर बिल्कुल भी राउंड ऑफ ना करें, बिल्कुल राउंड ऑफ ना करें। आपको पता होना चाहिए, यानी कि A निकला 1 और B निकला 1.25, यहां पर A है नाइट्रोजन और B है ऑक्सीजन, यही है ना, बात समझ रहे हो। यहां पर कोई भी एलिमेंट हो सकता है A और ये हो सकता है B, ये A है और ये B है, ये A है और ये B है, ये A है और ये B है। अगर A:B ये आया तो हमेशा लिखना, इसको तो 1 ही लिखना, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना, फ्रैक्शन होता है ये 5/2, वही हुआ, ठीक। तो A आया 1, B आया 5/2, यही आया। तो इसको इधर करके A2B5 कर देना आंसर। दिस इज द आंसर फॉर एनी क्वेश्चन वेयर रेशियो इज 1:2.5। समझ आई मेरी बात। तो यहां पर आंसर क्या था, यहां पर आंसर आपने करना था N1O 5/2, वही हुआ N2O5, दिस वाज द आंसर। समझ आई मेरी बात, समझ आई मेरी बात। यानी कि 2.5 को 3 ना लिखें, 2.5 को 2 ना लिखें, 5/2 करें और उस 2 से मल्टीप्लाई कर दें, एक ट्वाइस आ गया, दूसरा 5 टाइम्स आ गया। समझ आई मेरी बात। इसी तरह से 1.33 है, आपको पता 1.33 होता है 4/3,
4/3 होता है। आपको पता है 1.33 4/3? देखो ना आप भाई, डिवाइड करना आता है? 4 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3, 1.0, 3 तिया 9, फिर से 1.33 हुआ ना ये। यानी कि 1.33 के बदले क्या लिखोगे आप? 4/3। जब आपने 4/3 लिखा, इसका मतलब क्या हुआ? ए कितना हो गया? 3, और बी कितना हुआ? 4। ये आया आंसर। यानी कि यहां पर बिल्कुल ना राउंड ऑफ करें, इस तरह से 1.33 के बदले क्या लिखेंगे? 4/3। 2.5 के बदले क्या लिखेंगे? 5/2। डाई होता ना 5/2, 1.33 होता है 4/3, 4/3। समझ आई मेरी बात? इसी तरह से 1.25 है। 1.25 क्या हुआ? 1.25 क्या हुआ? 125/100, यही हुआ। 25 चुके 25 पंजे, यानी कि ये हुआ 1:5/4। समझ आई मेरी बात? 1.25 के बदले क्या लिखोगे? 5/4। समझ आई बात? अरे 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1.25 आएगा ना भाई। इतना मैथ्स तो आता है ना सेकंड थर्ड का, ये जेई का नहीं है। इतना हल्का फुल्का मैथ्स आता है। तो ए क्या हुआ? 4, बी क्या हुआ? 5। ये रहा A4 B5 आंसर। समझ आई मेरी बात? इसी तरह से 1.67 है, ए आ गया 1.67। 1.67 के बदले क्या लिखोगे जरा बताओ? क्या लिखोगे 1.67 के बदले? हाँ, 5/3। कैसे? आपको ऐसे 3 से 5 को डिवाइड करो ना बेटे, ठीक है। 1.66 हो गया 1.67, इसके बदले क्या लिखेंगे आप? 5/3। समझ आई मेरी बात? यानी कि 1.67 क्या होता है? 5/3। तो ए आया 1, बी आया 5/3, तो A3B5 आंसर होगा आपके सवाल का। समझ आई मेरी बात? इसी तरह से 1.75 क्या होता है? 1.75 होता है 175/100। 25 4 जा 100, 25 7 जा 175। यानी कि यहां पर क्या आएगा? A/B आएगा 1:7/4। तो आंसर क्या है आपको? A4B7। तो ये डिजिट्सों पे कभी भी आप गलती ना करें, ये हमेशा याद रखें। 2.5, 1.33, 1.67, 1.25, 1.75, इस तरह के डिजिट्स आए तो इसमें कभी भी राउंड ऑफ ना करें, इसमें हमेशा फ्रैक्शन में लिखें, फ्रैक्शन में फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालें। समझ आई मेरी बात? यानी कि अगर ए आया क्या? ए आया 1 और बी आया क्या? 1.67, तो क्या लिखोगे? A1 और B 1.67 के बदले क्या लिखोगे? 5/3। ये 3 इधर आया तो A3B5। ऐसे ही मैंने सबको कहा। समझ आई मेरी बात? इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में इस तरह का एक गच्चा हो जाता है, बाकी तो वैसे ही निकालना है, कोई लोचा नहीं है उसमें। और कई बार वाटर लिखा होता है एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसमें कुछ नहीं करना है आपने, वाटर को पूरा मान के उसको करके उसके बदले मल्टीप्लाई करना नेक्स्ट टाइम। जैसे कई बार क्वेश्चन आएगा ऐसे CuSO4 5 टाइम्स वाटर, तो जब उसने परसेंटेजेस दी होंगी तो उसने हाइड्रोजन ऑक्सीजन का दिया होगा। तो जब आप कॉपर सल्फेट देखोगे, कॉपर दिया होगा, सल्फर दिया होगा, ऑक्सीजन दिया होगा, हाइड्रोजन देखा होगा, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कॉपर सल्फेट है और साथ में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा। तो कॉपर को अलग लिखें, सल्फर को, ऑक्सीजन को, और वाटर को पूरा मान लें ऐसे। तो इसमें मोल रेशो निकाले, इसका x निकल जाएगा वो 5। तो इस तरह से हो जाएगा। मतलब सिंपल ऐसे ही करना है, ये तो आ ही जाएगा, गच्चा इनमें खा जाता है बंदा। समझ आई मेरी बात? क्लियर? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में भी साथ में ऐसे ही होता है। समझाई बेटे? इसको कहते हैं इंपिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। किस तरह से इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं और कहां कहां पर गड़बड़ होते हैं, वो मैंने सारे पॉइंट्स बता दिया। समझ आई बात? इसको कहते हैं इंपिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम आ रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट के असली हिस्से पर। अभी तक हमने मोल कॉन्सेप्ट का वो हिस्सा पढ़ा जिसमें हमने मोल्स निकालना सीखा, मास बाय मोलर मास, वॉल्यूम एट STP बाय 22.4, ये सारी चीजें। इसी तरह से नंबर गिवन बाय एवोगाड्रो नंबर,
ये सारी बातें बड़ा ही आसान था। लेकिन अब अगर केमिकल रिएक्शन पे बेस्ड होगा मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन, अब हो गया मोल कंसेप्ट इन केमिकल रिएक्शंस, यानी कि टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, मोल कंसेप्ट इन केमिकल रिएक्शंस। अच्छा रुक जाइए, मोल कंसेप्ट इन केमिकल रिएक्शंस तो पढ़ ही लेंगे, इससे पहले एक छोटी सी एक चीज रह जाती, वरना गड़बड़ हो जाता। एक और तरह का क्वेश्चन आता है, इंपिरिकल फार्मूला के साथ ही रिलेटेड है ये, उसे कहते हैं मिनिमम मोलर मास। मिनिमम मोलर मास या मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, उसके बाद करते हैं वो मोल कंसेप्ट इन केमिकल रिएक्शन, इसके बाद करेंगे मिनिमम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है, ये क्वेश्चन में लिखा होता है, तो हमें कैसे क्वेश्चन करना है, मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं, फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा इस तरह से सवाल कैसे करते हैं। ठीक है, ये लिखा होता है क्वेश्चन में और इस तरह का सवाल कैसे करना होता है, ये मोलर मास पे ही बेस्ड होता है। देखो क्वेश्चन कैसे लिखा होगा, इधर देखो सर सब लोग, मैंने कहा ना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ये सारा पता ही मिलता है। ठीक है, ये सारा आपको मिल जाएगा, फिर आराम से घर में आप तसल्ली बख्श करें। ठीक है, पहले यहाँ पर सीखिए एक एक बात सारी। ठीक है, फिर ये आप घर में कॉपी अच्छी तरह से बना सकते हैं, मगर कॉपी बनाना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, आपको इसकी फाइल भी मिल जाएगी, वीडियोस भी जो सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। समझे मेरी बात, तो आप रिपीट भी कर सकते हैं जो मिस हुआ है। कोई जैसे परसों दीदी बीमार थी 2 दिन, तो 2 दिन इसका क्या नाम है इसका, भानुमति, भानुमति, अच्छा भानुमति नहीं, क्या नाम है, अंबा देवी जो थी, ये 2 दिन एब्सेंट थी, तो इसको वीडियो मिल जाएंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अंबा देवी को भी। ठीक है, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होगी, मगर यहाँ पर जो लेक्चर चल रहे हैं ना लगातार, इनको ध्यान से सुने, सारी तकलीफें आपकी दूर हो जाएंगी। जैसे ये है बेटे, क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा, अ कंपाउंड contain 8% sulfur, then minimum molar या मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास पूछेगा मिनिमम तो लास्ट में एएमयू में यूनिट आएगा, मोलर मास पूछता तो लास्ट में ग्राम में लिखेंगे, बाकी करना तो वैसे ही है। मिनिमम मोलर मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड विल बी, देखो कैसे करना होता है, सिंपल सा तरीका। कहता है एक कंपाउंड है जिसमें 8% सल्फर है। ठीक है, कोई भी कंपाउंड है उसमें 8% सल्फर है। कहता है उस कंपाउंड का बताओ मॉलिक्यूलर या मोलर। मॉलिक्यूलर पूछेगा तो लास्ट में यूनिट एएमयू लगता है, और मोलर पूछे तो लास्ट में यूनिट ग्राम लगता है। वो मैं पहले भी सिखा चुका हूं एएमयू क्यों और ग्राम क्यों। ठीक है, जो मर्जी पूछे, अगर ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में सल्फर है, किसी भी कंपाउंड में सल्फर है अगर, या कोई भी एलिमेंट है, कम से कम उस एलिमेंट का एक एटम तो होगा ना उसमें, कम से कम एक तो होगा ही ना। ऐसा थोड़ी है कि किसी कंपाउंड में एक एटम आधा ही है, वो कैसे हो सकता है आधा एटम, 1.25 एटम है, 1.5 है, ऐसा हो नहीं सकता ना, एक हो सकता है कम से कम। या तो वो बोलेगा, सपोज ऐसे क्वेश्चन कहता है कंपाउंड कंटेन्स 8% सल्फर साइज दैट a compound has 4 atoms of this per molecule, then what will be the minimum molar? वो कैसे करेंगे, वो भी करेंगे। यहां पर कंपाउंड है, चलो हम इसका मोलिकुलर मास मानते हैं x AMU। अगर मोलर मास पूछा होता तो मैं मानता x ग्राम। ठीक, इसने मोलिक्यूलर पूछा है तो x AMU ले लिया मैंने, और इसमें कम से कम क्या होगा, एट लीस्ट 1 एटम तो होगा ही होगा ना, किसका, सल्फर का। अगर कोई भी कंपाउंड है उसमें अगर सल्फर है, कुछ भी परसेंट है सल्फर का, मगर कम से कम एक एटम तो सल्फर का होगा ही होगा उसमें। अगर एक एटम सल्फर का है तो कितना है, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, 32 AMU तो है ही है ना, यानी कि x AMU में सल्फर कितना होगा, 32 AMU।
हमने परसेंटेज निकालनी है सल्फर की। परसेंटेज ऑफ सल्फर कितना हुआ, जितना है जितने में से है इंटू 100, यही हुआ। यानी बट यह जो परसेंटेज है सल्फर की, ये कितनी दी है क्वेश्चन में, 8, बट परसेंट सल्फर कितना है 8%, विच इंप्लाइज दैट 32/x इंटू 100 इज इक्वल टू 8। हाँ या ना, x इज इक्वल टू 32 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8, x इज इक्वल टू 400 AMU, यानी कि मॉलिक्यूलर मास इसका कितना है 400 AMU उस कंपाउंड का। समझ आई मेरी बात, यानी कि सिंपल कितना सा सवाल है, समझ आई मेरी बात। अगर आपके पास कभी भी क्वेश्चन आए मिनिमम मोलर मास पे, आपने कुछ नहीं करना है, जिस कंपाउंड में मिनिमम मोलर मास पूछ रहा है उस कंपाउंड का मिनिमम मोलर मास मान लीजिए हमारे पास x AMU है, मॉलिक्यूलर मास मोलर होता था x ग्राम ले लेते हैं। अगर इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास x AMU है या मोलर मास x ग्राम है, इसमें कम से कम एक सल्फर होगा। सल्फर का एटॉमिक मास 32 AMU होता है, ग्राम एटॉमिक मास 32 ग्राम होता है, यानी कि कम से कम 32 AMU तो होगा ही मॉलिक्यूल में, और अगर मोलर होता तो 32 ग्राम होता। आपका वजन 32 ग्राम है पूरे x में, तो परसेंटेज कितनी है 32 डिवाइडेड बाई x इंटू 100, मगर वही परसेंटेज तो ऐड दी है, तो दोनों को इक्वेट कर दिया, x निकाला, आंसर आ गया। यानी कि ये क्या होता, ये था इसका मॉलिक्यूलर मास। अगर वो पूछता मोलर मास तो आंसर क्या होता 400 ग्राम। समझ आई मेरी बात, क्लियर, ठीक। एक और क्वेश्चन कराता हूं, मजा आ जाएगा आपको। देखो इधर एक और क्वेश्चन मिनिमम मोलर मास में। अ कंपाउंड कंटेन 8%, 4 कर लेते हैं अब, 4% ऑक्सीजन। If one molecule of a compound has 4 O atoms, 4 oxygen atoms, then minimum molecular mass will be। ठीक, देखो अब फिर से वैसे एक कंपाउंड है, उसमें कम से कम एक नहीं, इसी ने खुद कहा है 4 एटम्स है ना। एक कंपाउंड जो है उसके एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं, हाँ या ना। अगर इसका मैं मॉलिक्यूलर मास मानता हूं XAMU, क्या मानता हूं XAMU, तो इसका कितना होगा 4 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, ये पता होना चाहिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास अगर आपको याद नहीं है देन यू आर ग्रेट, तब तो आपका और आइंस्टाइन का ही मुकाबला हो सकता है, आप इंसानों से परे हैं, ठीक है। तो 4 इंटू 16, जब 4 इंटू 16 है, ये कितना हुआ 16 चुके 64 AMU, हुआ कि नहीं हुआ। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ वो कितनी हुई, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हुआ जितना है डिवाइडेड बाय जितने में से है इंटू 100, मगर ये दिया है 4, गिवन कितना है 4%, विच इंप्लाइज दैट 4 इज इक्वल टू 64/x इंटू 100, हाँ या ना। x इज इक्वल 64 इंटू 100/4, क्या ये कटेगा, कितना आया, ये आया 1600। अगर मोलर होता तो 1600 ग्राम आना था, बाकी क्या था।
ठीक, ठीक है बेटे, इसी को कहते हैं मिनिमम मोलर मास। समझ आया मिनिमम मोलर मास क्या होता है और कैसे सवाल आते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस तरह से करना होता है। ठीक है, अब आते हैं मोल कॉन्सेप्ट केमिकल इक्वेशंस पे। मोल इन रिएक्शंस, मोल कॉन्सेप्ट इन केमिकल इक्वेशंस। अच्छा, इस चीज को कराने से पहले मोल के क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्या होगा, वो अगली बात है। पहले मैं छोटी छोटी बातें आपको सिखाऊंगा कि आपने करना क्या है, देखना क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर कभी भी हम मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन से करेंगे, इसको करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है यूनिटरी मेथड एंड मोल मोल एनालिसिस, ये एक ही मेथड है, मगर मैं आपको यूनिटरी मेथड से नहीं कर पाऊंगा। हालांकि अगर आपने कहीं से ऑनलाइन से देखा होगा आज तक, तो आमतौर पर लोग यूनिटरी मेथड से कराते हैं, मगर यूनिटरी मेथड में एक लोचा रह जाता है। आसान आसान सवालों में तो निकल जाता है, और आप लोगों का माशाल्लाह मैथ तो बड़ा ज़बरदस्त है, आप तो काबिलियत के पुतले हैं सारे, तो आपसे यूनिटरी मेथड में कई बार गलती हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं हम सवालों को, हर सवाल को मोल मोल एनालिसिस से करेंगे। वो कैसे, क्या होती है मोल मोल एनालिसिस, कैसे लिखी जाती है, कैसे करना है, वो सब करेंगे। ठीक है, दूसरा मेथड होता है पीओएसी मेथड, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन मेथड। वो कब लगाते हैं, कब लगाना चाहिए, वो भी मैं सिखाऊंगा, और कैसे लगाते हैं वो भी सिखाऊंगा। एक और तरीका है, वो हम मोल 2 में पढ़ेंगे, उसे कहते हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। और उसके लिए हमें इक्विवेलेंट वेट रिडॉक्स वाला हिस्सा जो है उसे मोल 2 कहते हैं, वो हम यहाँ पर ही पढ़ेंगे। मोल 1 के साथ मोल 2 आएगा, वो दूसरा चैप्टर यहीं पर वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो तब आपको वो चीजें भी आ जाएंगी। फिलहाल हम सीखते हैं छोटी छोटी बातें। सबसे पहली बात, स्टाइकोमीट्री ऑफ ए केमिकल रिएक्शन क्या होता है। जब कभी भी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो, एक केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो, उसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं रिएक्टेंटों और प्रोडक्ट्सों के, उसी को कहते हैं स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। बैलेंस करनी आती है ना इक्वेशन आपको, ठीक। सवाल देखो, फॉर एग्जांपल हमारे पास है नाइट्रोजन गैस मिला हाइड्रोजन गैस के साथ और बना अमोनिया गैस। अगर हमने इसकी स्टाइकोमेट्री लिखनी है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स लिखने हैं, पहले तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए जरा, जो आपने हिट एंड ट्रायल से किया होगा बचपन से ही, ये 2 है, यहां पर 1 ही है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मगर इसको 2 से करने से तो हाइड्रोजन 6 हो गए ना, 3 2 6, तो इसको 3 से कर दूंगा, ये बैलेंस हो गया। अब ये बैलेंस है, ठीक। ना इसमें पढ़ा होगा ना ABCD मेथड भी होता है, ठीक है। खैर 9th में है कि 10th में है, 10th में, जब भी है। अब अगर हमने लिखने हैं स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, SC मतलब स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, वो क्या हुआ 1 3 और 2। समझ आई मेरी बात। इसी तरह से एग्जांपल देखें, और सपोज हमारे पास है पोटेशियम क्लोरेट और इसको हीट किया गया। रिएक्शन याद भी रखना, मोल कॉन्सेप्ट में ये अंग्रेजी में नाम बोलेगा, तो आपको फार्मूले बनाने आते हैं, वो वैलेंसी क्रिस क्रॉस जो 9th में है। कोई ऐसा बंदा तो नहीं बैठा है जिसको नहीं आता है, आता है। क्या कह रही बच्ची, नहीं देखना नहीं ना है, आना चाहिए ना। अगर फार्मूले आपको नहीं बनाने आते मोल कॉन्सेप्ट का, तो केमिकल रिएक्शन में कोई सवाल ही नहीं आपको आएगा, ठीक है। खैर मैं सिखा दूंगा, कोई बात नहीं। अगर हमें इसका कोफिशिएंट्स लिखने हैं, उसके लिए पहले हमको पता होना चाहिए पोटेशियम क्लोरेट जो है डिकम्पोज होने पर पोटेशियम क्लोराइड देता है और ऑक्सीजन इवॉल्व करता है। तो इसको अगर बैलेंस करना हो, ये 3 है, वहां 2 है, ये 3 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, मगर KCl 2 आ गया। तो अगर इसका SC लिखना हो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, वो 2 2 और 3 है, ठीक है। इसी तरह से
सपोज हमारे पास है रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसके साथ बना सल्फ्यूरिक एसिड, ये बनेगा सोडियम सल्फेट और वाटर। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कैसे करेंगे? ये 2 आ गया, सोडियम बराबर हो गया, ये तो बैलेंस हो गई, 2 और 2 4, ये बैलेंस हो गई। अब ठीक, इसमें क्या करना चाहिए? सल्फेट पूरा 1 है ना, ये सल्फेट पूरा 1 है, ये वाला हिस्सा बैलेंस है। सोडियम 2 है, सोडियम 2 है। अब यहां पर 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, 2 और 2 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ये बैलेंस हो गया। तो अगर इसके एससी लिखने स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 1 1 और 2, इसके स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हो गए। समझ आई मेरी बात? इसी तरह से सपोज हमारे पास है कंबशन वाली रिएक्शन है, इधर मैं लिखता हूं, और कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कंबशन पे अगर क्वेश्चन आए, जैसे वो बोलता है इथेन जलाया, बेंजीन जलाया, बेंजोइक एसिड जलाया, इथेनॉल जलाया, ठीक है। पहली बात याद रखना, जब भी कंबशन की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, इसका प्रोडक्ट हमेशा प्रोडक्ट जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर लिक्विड होगा। यानी कि प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर लिक्विड। ठीक, एक तो ये बात याद रखना। दूसरी बात इसमें हमेशा याद रखना, पहले बैलेंस करना, बैलेंस सबसे पहले कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन और सबके बाद ऑक्सीजन। पहले किसको बैलेंस करना है, फिर तो आसानी से बैलेंस हो जाएगी आपकी इक्वेशन। यानी कि पहले किसको बैलेंस करना होता है, फिर समझे मेरी बात? देखो कैसे, मैं दिखाता हूं एग्जाम्पल 2-4। देखो बेटी, सपोज क्वेश्चन आया कि आपने जी बेंजीन को जलाया, हमको पता चल गया जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं और आपको मंजहाक कहते हैं। आपने बेंजीन जलाया, जलाने के लिए एक तो ऑक्सीजन चाहिए, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर लिक्विड बनाएगा, प्लस पानी लिक्विड। बेंजीन तो लिक्विड होता है, वो लिख लेगा वैसे, और ऑक्सीजन तो बचपन से ही आपको पता है गैस ही होता है अभी तक, ठीक है। जो नेचर में है वही चाहिए लिखना होता है ना, ठीक है। समझ आई मेरी बात? अब इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले मैंने आपको यह कहा अंबालिका जी, सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करें। यहां पर कार्बन 6 है तो यहां पर मैंने 6 कर दिया, ठीक बेटे, कार्बन दोनों तरफ से बराबर हो गए। अब इसके बाद मैंने आपको सिखाया हाइड्रोजन को बैलेंस करें। यहां पर 6 है, यहां पर 2 है, 3 2 6, बैलेंस हो गया हाइड्रोजन। अब बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर गिने, 6 2 12 प्लस 3 15, 15 है। तो यहां पर 15 अगर मैं लिखूंगा तो ये 30 हो जाएंगे ना, इसलिए 15 बाई 2 कर दूंगा। बाई क्या कर दूंगा? बाई 2 कर दूंगा। मगर ऐसे थर्मोडाइनमिक्स में लिखना चाहिए, ऐसे 15/2 फ्रैक्शंस में। यहां पर हमें ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। थर्मोडाइनमिक्स में ऐसे ही लिखने की जरूरत है। क्यों, कैसे, कब ऐसे लिखने की जरूरत है वो मैं बताऊंगा। मोल कंसेप्ट में ऐसे नहीं करना। अब यहां पर ये डिजिट जो नीचे लिखा ना 2, इससे सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ये बैलेंस होकर क्या बनेगी? 2 टाइम्स बहन जी प्लस 15 बारी ऑक्सीजन गैस, 2 6 12 CO2 गैस, प्लस 3 2 6 वाटर लिक्विड। ये बैलेंस हो गया आपको।
अब इस पे जो भी सवाल आएगा कैसे करना वो अगली बात है। यहाँ पर हमें पता चला SC क्या क्या है, 2, 15, 12, 6। ठीक है बेटे, तो इसमें कोई तकलीफ अब आपको नहीं रहेगी। ठीक, इसी तरह से सपोज हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। सपोज उसने कहा कि हमने जलाया इथेनॉल, इथेनॉल जलाया, तो हमें पता है इथेनॉल तो लिक्विड होता है, ऑक्सीजन हमेशा जलने के लिए लगता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और वाटर साथ में लिक्विड बन जाता है। तो अब बैलेंस करने के लिए सबसे पहले कार्बन को पकड़िए, कार्बन यहां से 2 हैं, यहां पर 2 कर दिया। हाइड्रोजन यहां पर 5 और 1 6 है, 5 यहां पर, 1 ये 6 हो गए, और यहां से भी 6 कर दीजिए। ऑक्सीजन अब हो गए 2 दूने 4 और 3 7, यहां पर ऑलरेडी 1 है, 3 बच गए, 3 दूने 6। तो SC क्या आया यहाँ पर, 1 3 2 एंड 3। ये बैलेंस हो गई ऐसे करने। समझ आई मेरी बात? सपोज उसने कहा कि ईथेन को जलाया, तो ईथेन तो गैस होता है, ऑक्सीजन गैस लगता है जलाने के लिए। ऑर्गेनिक जब भी जलाया हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पाया। क्लियर पाया? ठीक, तो कार्बन यहां 2 है, इसको 2 कर दीजिए। हाइड्रोजन यहां 6 है, इसको 3 दूने 6 कर दीजिए। अब ऑक्सीजन बचा 2 दूने 4 और 3 7 है, 7/2 करना पड़ेगा, मगर 2 या 3 जो भी डिजिट नीचे आता है उसको रखना नहीं चाहिए। इस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और असली बैलेंस करके इक्वेशन आपको बनेगा 2 टाइम्स C2H6। ये थर्मोडाइनमिक्स में लगेगी, ये मोल कंसेप्ट में यूज करेंगे हम। प्लस 7 टाइम्स ऑक्सीजन गैस gives 4 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 6 टाइम्स वाटर लिक्विड। बस अब SC क्या क्या हुआ, 2 7 4 6। यानी कि कोई भी इक्वेशन आप बैलेंस कर सकते हैं ऑर्गेनिक वाली। समझे मेरी बात? क्लियर? ठीक, अब देखो मैंने कहा ना, मोल कंसेप्ट के लिए सबसे मुद्दा होता है कि आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। उसके लिए आपको फार्मूला बनाना आना चाहिए, किसी भी कंपाउंड की फार्मूला बनाना आना चाहिए। फार्मूला बनाने के लिए 2 बातें होती हैं, एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी जिसको आप कहते हो, ये पता होने चाहिए, और दूसरा क्रिस क्रॉस लगता है। आपको क्या ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसीज एलिमेंट्सों की जो हमें चाहिए। खैर हमें रेडॉक्स रिएक्शन में तो खूब करेंगे हम, तब तो रज के करेंगे हम, मगर उससे पहले मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन में तो आपको चाहिए ना। और 9th में आप लोग बहुत ही मुझे लगता है तकलीफ में हैं। मैं आपको ये नीट यहीं रह गया, नीट करेंगे ही करेंगे हम फिलहाल जरा मैं आपको 8वीं क्लास 9th, और अगर ना बड़े बड़े शहरों की बात की जाए वहां पर 6th 7th में बचा, ये ऑलरेडी 5th में कर रहा होता है, उसको ऑलरेडी पता होता है फार्मूले शार्मूले सारे। अब फिलहाल इस चैप्टर को करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए। अगर आपका कोई कंपाउंड हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम दिखेगा ही नहीं, फ्रेंशियम का कोई कंपाउंड नहीं आएगा, वो होता ही नहीं है। लिख लो आपकी तसल्ली के लिए, तो मगर नहीं चाहिए आपको। इनका कोई भी कंपाउंड जब होगा, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी +1 होगी। हालांकि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में बड़ा फर्क होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +1 होगा। ठीक है बेटे? ठीक, अगर कभी भी आपका कंपाउंड हुआ बरीलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इसका कोई भी कंपाउंड हुआ तो इसमें हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें। ठीक, समझे मेरी बात? अगर आपका हुआ आयरन, अगर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हुआ ना, इसको बोलते हैं फेरस, और अगर आयरन का +3 हुआ उसको कहते हैं फेरिक। ठीक, इसी तरह से अगर कॉपर का +1 हुआ इसको कहते हैं क्यूप्रस। वो बोलेगा क्यूप्रस क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विद दिस, या क्यूप्रस ऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद, फिर तो आपको पता ही नहीं है कॉपर क्या है, वहां पर कंपाउंड की फार्मूला क्या है। अगर क्यूप्रिक पूछेगा तो क्यूप्रिक मतलब 2+, क्यूप्रिक। ठीक है,
इसी तरह से जिंक का ऑक्सीजन स्टेट हमेशा याद रखना बेटे +2 होता है। एल्यूमिनियम के कंपाउंड में अक्सर बात पूछी जाती है, ये +3 हमेशा होता है, एल्यूमिनियम हमेशा +3 होगा। ये मेटलों का आमतौर पे हमें इस चैप्टर में कंपाउंड जो मिलेंगे, सवाल जो मिलेंगे रिएक्शन बेस्ड एस ब्लॉक के ही होते हैं आमतौर पे। अब ये ब्लॉक का थोड़ा होता है जिसकी रिएक्शन पे मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन आता है, यही एलिमेंट्स यूज होंगे, ठीक है। बाकी जिनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारा रेडॉक्स रिएक्शन में आप सब सीखेंगे, ठीक है, जिसको मोल 2 कहते हैं। मगर इसके अलावा आपको एनायंस, ये तो कैटायन की बात मैंने करी ना, ये तो मैंने कैटायंस की बात करी। एनायंस में क्या याद रखना, SO4 हमेशा 2- होता है, और जानते हैं आप इसको स्वा, इसको सल्फेट कहते हैं। CO3 हमेशा 2- होता है, इसको हम हमेशा कार्बोनेट कहते हैं, ठीक। SO3 हमेशा -2 होता है, इसको हम सल्फाइड कहते हैं। NO3 हमेशा -1 होता है, इसको हम नाइट्रेट कहते हैं, ठीक। इसी तरह से हाँ आप याद रखना PO4 3- फॉस्फेट। बाकी आपको पता है फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे -1 होते हैं, -1, इनको बोलते हैं हैलाइड। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। इसी तरह से आप याद रखना OH- होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। CN- होता है, इसको बोलते हैं साइनाइड, ठीक है, ठीक। इसी तरह से अगर आपको कभी आए बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट वो -1 होगा, बाइसल्फेट वो भी -1 होगा, ठीक। फॉस्फेट, नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। इसी तरह से क्रोमेट्स, डाइक्रोमेट इसको बोलते हैं, डाइक्रोमेट। इसी तरह से MnO4 नेगेटिव, पर मैग्नेट -1 होता है, पर मैग्नेट। और भी जो होंगे वो आप कहीं पर लिख कर रखना, पेज इसमें छोड़, वो आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सपोज अब आपको कंपाउंड बनाना है, देखो आप क्रिस क्रॉस, पहले तो ये सारा याद होना चाहिए, उसके बाद आप कंपाउंड की फार्मूला बना सकते हैं। सपोज मैंने कहा ना 9th क्लास हम पढ़ रहे हैं, क्रिस क्रॉस। सपोज आपको बनाना है बेटे बेरियम फॉस्फेट की फार्मूला, क्वेश्चन आया बताओ कितने मोल बेरियम फॉस्फेट के बनेंगे या होगा, जो भी होगा बेरियम फॉस्फेट, तो रिएक्शन लिखने के लिए बेरियम फॉस्फेट की आपको फार्मूला बनानी आनी चाहिए ना। अब बेरियम का सिंबल मैंने अभी अभी आपको सिखाया, सिंबल तो आपको पता होना चाहिए, बेरियम का Ba होता है, फॉस्फेट PO4 होता है, और मैंने आपको कहा ये +-3 होता है, ये +2 होता है ना। आपने कुछ नहीं करना है, ये नंबर जब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ना, अगर ये सेम हो तो फार्मूला यही हो गई, अगर ये सेम नहीं हो, ये वाला नीचे उतारो साइन के बगैर और ये वाला इधर उतारो, तो क्या बनेगा, बेरियम के नीचे वो 3 आया, ये वाला डिजिट इधर, ये वाला इधर, PO4 के नीचे आया 2, ये बन गया बेरियम फॉस्फेट। समझ आई मेरी बात, क्लियर। सपोज आपको बनाना है एल्यूमिनियम सल्फेट, आपको फार्मूला बनानी है एल्यूमिनियम सल्फेट, तो हमें एल्यूमिनियम लिखना है Al3 पॉजिटिव होता है, सल्फेट 2- होता है, इसका 2 इधर उतारा, इसका 3 इधर उतारा, लाइव जिंगल आला, Al2SO4 होल साइज फार्मूला बन गई। सपोज आपको सोडियम फॉस्फेट है, सोडियम फॉस्फेट है, तो सोडियम ये रहा, फॉस्फेट ये रहा, ये 1 इधर 3 इधर, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, मगर पड़ जाएगा। इसी तरह से और बताता हूं प्रीवियस पेज पे, सपोज आपके पास है N3-, इसको बोलते हैं नाइट्राइड, ठीक। सपोज आपको है बेटे यहां पर, एक मिनट जगह है,
जगह निकाल लेते हैं। ये वाले हमेशा +2 मैंने बोला था, एल्यूमिनियम हमेशा +3 बोला था, ये मैंने इधर लिख दिया वापस दोबारा। ठीक है, यही मिटाया था ना। नाइट्राइड है, सपोज हमारे पास O2- है, इसको ऑक्साइड बोलेंगे, इसको ऑक्साइड बोलेंगे। सपोज हमारे पास है P3- फॉस्फाइड। सपोज हमारे पास है N3-, इसको बोलेंगे एजाइड। ठीक है, याद रखना। सपोज S2- है, सल्फाइड। ठीक, क्लियर, ये याद रखना। जरा वापस आता हूं अपने पेज पर। सपोज आपको फार्मूला बनानी है कैल्शियम फॉस्फाइड की, तो हमने कैल्शियम लिखा, फॉस्फोरस लिखा, ये 3 होता है, ये 2 होता है, इसके 2 को इधर लाया और इसके 3 को इधर लाया, ये बन गया Ca3PO2 कैल्शियम फॉस्फाइड। सपोज हमें कैल्शियम एजाइड बनाना है, कैल्शियम हुआ ये, एजाइड हुआ ये -1 होता है, ये 2 होता है। इस 1 से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर ये 2 इधर आ जाएगा, ये बनेगा Ca3N3 ये बन गया कैल्शियम एजाइड। समझ आई मेरी बात? तो फार्मूला बनाना आना चाहिए ना आपको। सपोज आपको बनाना है सोडियम फॉस्फाइड, तो सोडियम ऐसे लिखा, फॉस्फोरस ऐसे लिखा, ये 3, ये +1, ये नीचे, ये 3 इधर, हो गया Na3P। समझ आई मेरी बात? यानी कि कोई भी फार्मूला आप तब बना सकते हैं जब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट और ये पता होना चाहिए। इसको कहते हैं क्रिस क्रॉस। क्या कहते हैं इसको? समझ आई? फार्मूला कैसे? मैंने अभी मोल कॉन्सेप्ट केमिकल रिएक्शंस बिल्कुल नहीं करवाया, मैंने उसको करने के लिए कुछ कुछ चीजें बता रहा हूं, फिर मैं और चीजें कल आपको बताऊंगा, और उसके बाद फर्दर हम मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा इसमें, ठीक है बेटे?